सेफ्टी वाल्व तो क्या होता है कि आपने प्रेशर कुकर में देखा हो कि प्रेशर कुकर में जब आप यूज करते हैं तो जो प्रेशर कुकर की जो लीड होती है, जो कैप होती है, प्रेशर कुकर में कैप पे आप देखते हैं कि जो हैंडल वाला पोर्शन है, हैंडल के जस्ट नीचे एक छोटा सा वेल्व टाइप का स्क्रू कसा हुआ होता है। वो शायद आपको पता नहीं हो, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो शायद आपको वो आंसर कर पाएंगे। उसको हम बोलते हैं सेफ्टी वेल्व। ये सेफ्टी वेल्व किस काम में आता है? इसका पर्पस होता है कि अज्यूम करते हैं कि अगर आपका अज्यूम करते हैं कि आप दाल पका रहे हैं प्रेशर कुकर में, ठीक है, और दाल है छिलके वाली, अज्यूम करते हैं मूंग की दाल है, और छिलके वाली दाल का एक जो छिलका है वो जाके आपकी जो सीटी होती है ना, व्हीसल, उसमें जाके अटक गया है। तो वहां से स्टीम रिलीज नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, अंदर प्रेशर कुकर का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसा ही कोई स्ट्रॉन्ग केस आ गया जिसमें कोई और ही स्ट्रॉन्ग थिक लेयर बन गई जो कि सीटी को रन नहीं करने दे रही है, सीटी जो है वो वर्क नहीं कर पा रही है, तो उस केस में अंदर का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। तो उस वेरी हाई प्रेशर के केस में जब कुकर फट सकता है, उसको बचाने के लिए हम सेफ्टी वाल्व का यूज करते हैं। तो ये उस प्रेशर पर अपना वर्किंग स्टार्ट करता है जब कुकर फटने वाला उससे थोड़ा पहले। ये खुद ही ओपन हो जाएगा, और इसके ओपन होने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एक्सेस प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा वहां से, और आपका सिस्टम बच जाएगा। आप कहीं सर सेफ्टी वाल्व ने भी तो सिस्टम खराब कर दिया हमारा, जो अंदर हम कुकिंग कर रहे थे वो डिस्ट्रॉय हो गई या कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन वो सिर्फ वही हुआ ना, कुछ और नुकसान तो नहीं हुआ। तो बॉयलर अगर फट जाए तो बहुत बड़े लेवल पर नुकसान होता है। कुछ मीटर्स में, 100 मीटर्स में उसके जो टुकड़े हैं वो पहुंच जाते हैं, और बहुत ज्यादा हाजार्डस होता है। आप कभी देखें बॉयलर फटने की जो घटनाएं होती है, तो बहुत अच्छा खासा उसमें नुकसान देखने को मिलता है। और उसको बचाने के लिए हमें सी वेल की प्रॉपर वर्किंग की रिक्वायरमेंट होती है। सो इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज टू सेफ गार्ड द बॉयलर इन केस ऑफ द प्रेशर इनसाइड द बॉयलर इज राइजेस अबव इट्स नॉर्मल वर्किंग एटमोसफियर, देन इट स्टार्ट्स वर्किंग। ओके, ये एक बार काम आएगा, उसके बाद में अगर आपको नया वापस से नया साइकिल स्टार्ट करना है तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा न्यूअर वन से। देन वी टॉक अबाउट द प्रेशर गेज। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बॉयलर के अंदर का प्रेशर क्या है, इसकी सटीक जानकारी हमें प्रेशर गेज से मिलती है। वो हमें बताता है कि अंदर का प्रेशर इतना है, और ये हमें ये भी बताता है कि हम क्या हायर रेंज को क्रॉस तो नहीं कर चुके हैं। ओके, सो द प्रेशर गेज कॉमनली यूज इन द बॉर्डन प्रेशर गेज। बॉर्डन की प्रेशर गेज जो है एक टाइप है, तो अगर आपको ये नाम याद नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं। तो प्रेशर गेज होते हैं अलग अलग टाइप के, हम माउंट कर सकते हैं। ठीक है, डायल गेज हो सकता है जो डायल की फॉर्म में दिखता है आपको, जैसे घड़ी का डायल होता है वैसे ही। ओके, माउंटेड ऑन द फ्रंट टॉप ऑफ द बॉयलर शेल। एंड देन वी टॉक अबाउट द स्टीम स्टॉप वेल्व। स्टीम स्टॉप वेल्व कौन सा होता है? ये वही सीटी जो आपके प्रेशर कुकर में होती है। सीटी का काम क्या होता है? जो प्रेशर कुकर में आपके क्या होता है कि एकदम टॉप पे ये स्टीम स्टॉप वेल्व लगा होता है। इसका काम होता है स्टीम को बॉयलर के अंदर या फिर प्रेशर कुकर के अंदर रोके रखना। अभी कब तक स्टीम को रोक सकता है? जब तक कि इसके वेट के बराबर का प्रेशर अंदर मेंटेन नहीं हुआ है। जैसे ही इसके वेट के बराबर का प्रेशर फोर्स स्टीम का जनरेट हो चुका है प्रेशर कुकर के अंदर, उसके बाद में जैसे ही थोड़ा सा एक्सट्रीम प्रेशर जनरेट होता है, वो सीटी एक्सेस प्रेशर की वजह से बाहर की और एक्स्ट्रा स्टीम को रिलीज कर देती है। यही आप देखते हैं घर पे, ठीक है। और आजकल तो हम इसका वेग यूज भी करते हैं कि इसको 3 सीटी आने तक पका लीजिए, ठीक है। तो वैसे ही स्टीम स्टॉप वेल बिल्कुल वही काम कर रहा है, ये बॉयलर में भी यही होता है। जब एक्सेस प्रेशर हो जाता है सिस्टम में, तो एक्सेस प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम steam stop valve का यूज करते हैं। So the function of the steam stop valve is to open or stop the steam supply from the boiler to the point of application। हमें ध्यान रखना कि कौन से पॉइंट के बाद में इसका मूवमेंट स्टार्ट होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज द फीड चेक वेल्व। ये फीड को आपको बताता है कि कितनी फीड आपको देने की जरूरत है। फीड का मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा। अज्यूम करते हैं कि आपने कहीं पर अनाज पिसाने आप गए चक्की में, चक्की के वहां पर, और वहां पर जाके आप देखते हैं कि कितनी फीड की रिक्वायरमेंट है। तो अज्यूम करते हैं कि आपको 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा अनाज ऐड करना पड़ता है उसके जो बॉक्स है, ताकि वो पिसाई रेगुलर हो जाए। कितनी देर में? 5 मिनट में, ठीक है। तो ये फीड है।
एक्स्ट्रा आपको कितना प्रोवाइड करना पड़ रहा है। वैसे यहाँ पर फीड किसकी है, तो फीड हम वाटर की फीडिंग कर रहे हैं या फिर स्टीम की फीडिंग कर रहे हैं। तो फीड चेक, ये फीड आपको बता था कि आपने जो फीड किया वो प्रॉपर है या नहीं। सो वॉल इज प्लेस्ड एट द बॉयलर एंड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, बॉयलर के एंड पे हम इसे अप्लाई करते हैं ताकि ये फ्लो ऑफ वाटर को रेगुलेट कर सके। देन दिस वन इज द मेन हॉल, और इसको हम कई बार मैन होल भी बोलते हैं। एम एन मैन, मैन का मतलब मनुष्य। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्लीनिंग करने के काम में आता है। तो इससे मनुष्य अंदर जाके क्लीनिंग कर सकता है। तो एक मैन में एंटर इनसाइड टू क्लीन दी बॉयलर while it is not running. Okay, so manhole is the main hole of the boiler. Then the next one is the fusible plug. अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा हो, तो आपको ये पता होगा कि फ्यूजिबल प्लग एक डिवाइस होता है जो कि आपके डोमेस्टिक सर्किट में लगा होता है। उसका मेन इशू या रीज़न क्या होता है उसको अटैच करने का, उसका रीज़न ये होता है कि अगर कभी वोल्टेज की सप्लाई ज़्यादा हो, लिमिटेड या फिर एक रेंज से, तो उस केस में क्या होगा, हायर वोल्टेज के केस में वो जो फ्यूजिबल प्लग है खुद मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होके आपके सिस्टम को वो बचा लेता है। क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाता है, और सर्किट ब्रेक होने के बाद में करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो आपका सर्किट सेव रहेगा। वैसे ही हम यहाँ पर भी फ्यूजिबल प्लग का यूज़ करते हैं। तो ये फ्यूजिबल प्लग इज डिफरेंट फ्रॉम दी प्रीवियस फ्यूजिबल प्लग आई हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ। ये कुछ ऐसा होता है कि एज्यूम करते हैं जो ऊपर मैंने यू शेप का ये बना रखा है, ये टैंक है, ये बॉयलर है, ठीक है। और ये बॉयलर है, नीचे क्या है, जो ये बॉक्स सा बना रखा है, नीचे वाला जो बॉक्स है ये है आपका फर्नेस। क्या है, फर्नेस। फर्नेस में आप सभी समझते हैं भट्टी है, कोई कोल है या लकड़ी है, या किसी प्रकार से हम यहाँ पर फ्यूल की बर्निंग कर रहे हैं फर्नेस में। तो फ्यूजिबल प्लग जो है वो कहीं पर से यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है। अब इसका काम क्या है, क्या होगा कि ये जब बॉयलर के अंदर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा तो ये फ्यूजिबल प्लग मेल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो ऐसा होने की वजह से क्या होगा, बॉयलर के अंदर का जो भी पानी है वो सारा का सारा आके फर्नेस में गिर जाएगा, फर्नेस में जो भी बर्निंग हो रही है वो बंद हो जाएगी, बुझ जाएगा। और ऐसा होने से क्या होगा, ओवर हीटिंग ऑफ द बॉयलर नहीं हो पाएगी, ताकि बॉयलर को बर्स्ट होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो अगर आप कहीं पर अखबार में पढ़ते हैं कि कहीं पर बॉयलर फट गया है, तो इसका मतलब है कि वहां पर बहुत सारी जगहों पर ध्यान नहीं दिया गया होगा। क्योंकि हम 7 सेफ्टी डिवाइसेस को हमने पढ़ा है जिनको हम बॉयलर माउंटिंग्स कहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द बॉयलर एक्सेसरीज। Now, I want to tell you that boiler accessories are quite different from the mountings. कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बॉयलर माउंटिंग्स एंड बॉयलर एक्सेसरीज। तो बॉयलर एक्सेसरीज वो डिवाइसेस हैं जो कि बॉयलर में इंस्टॉल किए जाते हैं बॉयलर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, जबकि बॉयलर माउंटिंग्स बॉयलर के सेफ ऑपरेशन को फुलफिल करने के लिए की जाती है। तो आप ध्यान रखें, अगर आप बॉयलर एक्सेसरीज अटैच नहीं करेंगे तब भी सिस्टम वर्क करेगा, तब भी सिस्टम वर्क करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बॉयलर की माउंटिंग्स अप्लाई नहीं करते हैं तो बॉयलर वर्क करे या बहुत जल्दी फेल हो जाए इसके बारे में आपको पता नहीं है। एफिशिएंसी तो बहुत बात की बात है, हमें एफिशिएंसी से मतलब ही नहीं उस केस में, वो तो फिर हजार्डस यूज हो गया, ठीक है। सो दीज आर इंस्टॉल्ड विद द बॉयलर एंड इट्स नेबरिंग एरिया टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। मैंने अभी बताया ये सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए काम में लिए जाते हैं। दीज आर नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉयलर, ये बॉयलर के एसेंशियल पार्ट नहीं है, ठीक है। देन द फर्स्ट वन इज द फीड वाटर पंप। ये फीड वाटर पंप किस काम में आता है, कि जो अभी अभी मैंने बताया फीड वाटर क्या होता है, पानी जो आप बॉयलर में एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, दैट इज द फीड वाटर। अब बॉयलर जो है ऑलरेडी हाई प्रेशराइज वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पर हमें पंप लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ पर पानी को
बॉयलर के प्रेशर तक हम पहुंचा सकें, तो इसलिए फीड वाटर पंप हो गया जो कि फीड वाटर की सप्लाई कर रहा है। सो द फीड वाटर पंप इज यूज टू फीड वाटर टू दी बॉयलर। अभी फीड वाटर पंप नहीं होगा तो क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा प्रेशर वहां पर समहाउ मैनेज करना पड़ेगा। तो फीड वाटर पंप इज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ वाटर विच इज गोइंग इनसाइड द बॉयलर। ओके, ताकि जो स्टीम बने वो काफी आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर दे। देन द नेक्स्ट वन इज द इंजेक्टर। अब ये इंजेक्टर क्या है? इट इज द फंक्शन ऑफ द इंजेक्टर, सॉरी, फंक्शन ऑफ द इंजेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ द फीड पंप टू डिलीवर फीड वाटर टू द बॉयलर अंडर प्रेशर। ये क्या होता है, स्प्रे की फॉर्म में वाटर को इंजेक्ट किया जाता है बॉयलर के अंदर। अगर हम पानी की फॉर्म में ही इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो बिल्कुल वैसा लिक्विड फॉर्म में ही होगा। और हम यहाँ पर ट्राई करते हैं कि अगर हम उसको स्प्रे करेंगे तो एक तो वो ड्रॉपलेट्स फॉर्म में होगा, तो अगर कोई वहां पर हॉट एयर अवेलेबल है या फिर स्टीम अवेलेबल है तो उस वाटर की ड्रॉपलेट्स को इजीली स्टीम में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल रहती है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज इंजेक्टर इंस्टेड ऑफ जस्ट पंपिंग एंड पुशिंग इट। नेक्स्ट वन इज द प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व किस लिए काम में लिया जाता है? क्या होता है कि आप बॉयलर में जो पानी आ रहा है या फिर जो स्टीम बन रही है वो बहुत हाई प्रेशर पे वर्क हो रहा है। ठीक है, अब हमें इस प्रेशर को क्यों रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इसके रेगुलर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो द फंक्शन ऑफ द प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व इज टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर ऑन इट्स डिलीवरी साइड। हमें इसकी डिलीवरी साइड में प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का यूज करना होता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी। एंड नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन, द इकोनोमाइजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो तीन चार अभी टॉपिक बचे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर किस काम में आता है? देखो, आपको एनवायरनमेंट का वाटर यूज करना है। अज्यूम करते हैं ये एनवायरनमेंट का वाटर आपका कोई पॉन्ड है, कोई रिवर है, या फिर कोई आपका स्विमिंग पूल है, या फिर आपने एक ऐसा छोटा सा टैंक बना रखा है। तो छोटा सा टैंक तो पावर प्लांट में काम आता नहीं है। तो नॉर्मली वी टॉक अबाउट सम पूल और सम पॉन्ड और सम रिवर। सो इफ एनीबडी इज फ्रॉम कोटा, देन वहां पर जो है कोटा बैराज जो डैम है, उस डैम का पानी ही जो कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है उसके लिए वो काम में लिया जाता है। तो मैं अगर कहूँ कि इकोनोमाइजर, तो अब इकोनोमाइजर की जरूरत क्यों है? नदी का पानी नॉर्मली ठंडा होता है। तो जो ठंडा पानी अगर हम यहाँ पर सिस्टम में भेजेंगे बॉयलर में स्टीम बनने के लिए, तो वो तो बहुत ठंडा है। तो पहले उसको हम अगर रूम टेम्परेचर पर ही ले आए हैं या फिर नॉर्मल एयर के टेम्परेचर तक ही ले आए, तब भी ये बहुत बड़ा हमें गेन हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि उस इकोनोमाइजर का यूज करते हैं। अब ये इकोनोमाइजर क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि अंदर जो हम सिस्टम में वाटर को ऐड कर रहे हैं, a considerable quantity of heat to the plant is carried away by the flue gases। क्या होता है कि जब आपके फर्नेस में फ्यूल की बर्निंग हुई और फ्यूल की बर्निंग होने के बाद में जो फ्लू गैसेस है वो अपने आप से बाहर की ओर जा रही है। तो जब वो बाहर जा रही होती है तो क्या अपने साथ में बहुत सारी एनर्जी वो लेके चली जाती है। तो हम चाहेंगे यहाँ पर कि वो जो एनर्जी वेस्ट हो रही है एनवायरनमेंट में जा रही है डायरेक्टली, उस एनर्जी का यूज करके हम इस ठंडे पानी को नॉर्मल या फिर थोड़े से हीटेड वाटर में कन्वर्ट कर दें, ताकि जो हमें बॉयलर में एक्स्ट्रा हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अदरवाइज क्या होगा, बॉयलर में हमें पहले इसके बहुत ठंडे पानी से नॉर्मल पानी में और फिर नॉर्मल पानी से स्टीम में कन्वर्ट करने में हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट इज द रीजन टू यूज इकोनोमाइजर। देन द नेक्स्ट वन इज द एयर प्री हीटर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इकोनोमाइजर में हमने वाटर को हीट किया है, वैसे ही हम एयर प्री हीटर में एयर को प्री हीटिंग करते हैं। अब एयर को प्री हीटिंग करने की क्या जरूरत है? तो एयर की प्री हीटिंग की जरूरत इसलिए है कि जो एयर फर्नेस में जाने वाली है अभी फ्यूल को बर्न करवाने के दौरान, क्या होगा कि अगर ये बहुत ठंडी हुई तो ये कुछ एनर्जी तो खुद एब्जॉर्ब कर लेगी फ्यूल की बर्निंग के दौरान, जो हीट रिलीज हुई है उससे, क्योंकि इसको तो फाइनली चिमनी से बहुत गर्म होके निकलना है ना।
तो हम चाहते हैं कि जो चिमनी से जाने वाली बाहर धुआं जो निकल रहा है, उससे हम अंदर आने वाली हवा को गर्म कर लें, ताकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब ना करे सिस्टम की। तो हमारे सिस्टम को एफिशिएंटली बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज द सुपर हीटर। अब ये सुपर हीटर क्या होता है? हमने एक बार वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, और राइट, दैट इज द स्टीमर या फिर बॉयलर हो गया, स्टीम बॉयलर। अब हम सुपर हीट करते हैं। सुपर हीट का पर्पस क्या होता है, या फिर ये चीज क्या होती है? सुपर हीटिंग मतलब एक्सेस हीटिंग ऑफ द स्टीम। एक बार अगर मैं कहूँ, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, वाटर की जो स्टीम में कन्वर्जन होता है वो कितने टेम्परेचर पे होता है? अगर मैं 1 बार प्रेशर की बात करूँ तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ठीक है, आप सभी को आता है। तो आप सभी को पता है कि वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगर प्रेशर 1 बार है तो। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो नो डाउट टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ स्टीम में कन्वर्जन, ये स्टीम कन्वर्जन हुआ। अगर हम इस स्टीम को भी और हीट करें और हीट करें और हीट करें, तो ये हो गया सुपर हीटिंग। तो हम यहाँ पर सुपर हीटर का यूज करते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि हम कम वॉल्यूम का यूज करके भी हम काफी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट। और इसका और भी जो बेनिफिट है वो मैं आपको बाद में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर प्लांट, उसके दौरान मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। सो दिस इज द सुपर हीटर टू कन्वर्ट ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इनटू सुपर हीटेड एट द डिजायर्ड टेम्परेचर। तो ये जो स्टीम बनती है, ये नॉर्मल एक ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, जो जो कि सिर्फ स्टीम बन गई है। ठीक है। और इसको भी जब हम हीट करते हैं तो ये सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज द स्टीम ड्रायर। स्टीम ड्रायर क्या होता है कि स्टीम जैसे ही आप बनती है, तो आपने देखे कभी चाय वाय बनाई हो, आपने पानी गर्म किया हो, तो जब आप चाय वगैरह बनाते हैं, आप दूध गर्म कर रहे होते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि कुछ वाटर वेपर्स पास होती हुए आपको दिखती है। आप उनके ऊपर से कभी अपना हाथ गुजारिए तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा आपको वेटनेस फील होगी अपने हैंड पे। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म होने पर मत करना, अदरवाइज हाथ जल जाएगा। तो नॉर्मल जब आपको वेपर्स देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है, वो वेट स्टीम है। जब हम और भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वही जो वेट स्टीम है वो ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। और भी हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टीम ड्रायर का हम यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक्चुअली हम नहीं चाहते कि सिस्टम में वेट स्टीम रहे, क्योंकि वो जो हमारा टरबाइन है उसकी लाइफ को रिड्यूस करती है। सो द फंक्शन ऑफ द स्टीम ड्रायर or separator is to separate water particles from the steam. So these are the 7 boiler accessories. Before that we have gone through 7 boiler mountings. Okay, so this is the Babcock Wilcox boiler. ये हमने बहुत बेसिक इसके बारे में डिटेल पढ़ ली थी कि जो फ्यूल अवेलेबल होता है वो फ्यूल इस ग्रेड के ऊपर है, और यहाँ पर बर्निंग हो रही है। यहाँ पर फर्नेस में जो बर्निंग हो रही है, जाली के नीचे आपको राख मिलने वाली है। सो दिस इज द एश ट्रे। ओके, यू विल फाइंड ऐश हियर। एंड यहाँ से जो फ्लू गैसेस पास हो रही है वो पहले इन ट्यूब से मूव करेगी। ओके, पहले इन ट्यूब से मूव करेगी, और उसके बाद में वो इधर मिडल से वापस से आएगी, और फिर वो इस तरह से मूव करेगी। ऐसा ही मूवमेंट हो, इसके लिए हम बैफल्स का यूज करते हैं। बैफल्स जो है वो फ्लू गैसेस के पाथ को गाइड करता है। ओके, कहीं से बैरियर अप्लाई करता है, कहीं से, ताकि जैसे आपने कभी ट्रैफिक पुलिस में देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस जो है कई बार पाथ को डाइवर्ट कर देती है बैरिकेड्स की हेल्प से, ताकि एक पर्टिकुलर फ्लो में ही पाथ उन्हें देखने को मिले, ट्रैफिक देखने को मिले। सो इट इज सिमिलर टू दैट वन। ओके, और यहाँ पर जो आपको ये अपर वाली एक फाइन ट्यूब मिल रही है, दिस इज फॉर दी सुपर हीटिंग। यहाँ पर वाटर का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इस ड्रम के अंदर नहीं है, जो कि लगभग 40 to 60% के आसपास भरा हुआ होता है, और रिमेनिंग जो है वो स्टीम होती है। ठीक है, या एयर होती है स्टार्टिंग में। तो अभी जो ये है, पानी यहाँ से नीचे आया, डाउन टेक हेडर में, यहाँ से पानी फिल हुआ पूरे सिस्टम में, और ये यहाँ से पाइप ये कनेक्टेड है। अभी क्या होता है, स्लोली स्लोली जैसे जैसे वाटर की हीटिंग होती जाती है, अपर लेयर में आपको लो डेंसिटी का हीटेड वाटर मिलता है, और लोअर लेयर में आपको हाई डेंसिटी का कोल्ड वाटर मिलता है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली एज द वाटर हीट्स अप, इट गोज टू द अपर डायरेक्शन because of the low density, and after converting it to steam it goes to the drum back. Okay,
यहाँ से जब ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको ये रिमेनिंग पोर्शन में जहाँ पर पहले आपको एयर मिल रही थी, वहां पर अब आपको स्टीम मिलती है। और इसी स्टीम में से जो आप अपर पोर्शन की स्टीम को पिक करते हैं ताकि उसको आप सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर दें, और ये सुपर हीटेड स्टीम में यहाँ पर सुपर हीटिंग होने के बाद में दिस गोज टू दी स्टीम स्टॉप वेल्व। जो आपकी कुकर की सीटी होती है प्रेशर कुकर की, वही यहाँ पर ये स्टीम वेल्व है, और यहाँ से आप टरबाइन में इस स्टीम को रिलीज कर देते हैं। सो दिस इज ऑल द वर्किंग। फिर जो पार्ट्स की बात रही तो ये प्रेशर गेज है टू मेजर द प्रेशर, ये वाटर लेवल इंडिकेटर है। तो वाटर लेवल इंडिकेटर ये हो गया जो कि वाटर की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना पानी अंदर भरा हुआ है। देन दिस द फीड चेक वेल दैट शोज हाउ मच वाटर इज इनसाइड द ड्रम। This is the uptake header which shows the inclined upper portion of the water tubes, while this is the downtake header, lower portion of the inclined water tubes. फायर डोर आपको पता है जहाँ से हम फ्यूल को इंसर्ट करते हैं। ग्रेट वो जाली है जो कि सिगड़ी में भी आपने डिस्कस कर लिया था पहले। दूसरी बात यहाँ पर वाटर ट्यूब्स है, तो यहाँ पर जो स्लज एंड स्लरी मतलब कॉरोजन जो मिलता है आपको ट्यूब्स में क्लीनिंग के लिए, जी भी जब हम इसको यूज करते हैं क्लीनिंग करते हैं, तो यहाँ पर जो अपर पोर्शन में क्लीनिंग की जाती है वो सारा का सारा मड कलेक्ट हो जाता है नीचे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मड कलेक्टर। ओके, सो दीज आर द डोर्स टू क्लीन अप द बॉयलर ड्यूरिंग द शटडाउन पीरियड। ठीक है, ये वाले जो पोर्शन है ये ब्रिक्स से बना हुआ सपोर्टिंग पोर्शन है जो कि ड्रम को सपोर्ट करने के लिए काम में आता है। ये वाला लेफ्ट में और ये राइट में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, एंड नाउ वी मे मूव टू द next topic. This one is the Lamont boiler. This is of the bottle shape. Shape bottle का है, but ये size में बहुत बड़ा होता है। 8 to 10 meters are a normal height for the boilers of this size. And these are the little high pressurized boilers. यहाँ पर ये जो आपको hatching वाला portion दिख रहा है ये insulation है। Insulation is provided with the help of some insulating materials, और यहाँ पर bricks वगैरह का भी यूज किया जाता है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए और काफ़ी हद तक इंसुलेट करने के लिए भी। और यहाँ पर हम इंसुलेटिंग पाउडर और लेयर्स का भी यूज़ करते हैं टू मेक इट प्रॉपर एंड फॉर लेस हीट रिमूवल और हीट डिस्चार्ज। इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ ये है कि इंसुलेशन हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अंदर जो हीट डेवलप हो रही है अगर ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई तो यहाँ पर हमें उतनी ही हीट और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और हीटिंग करनी पड़ेगी और फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा। सो दैट इज टू प्रिवेंट द हीट प्रोड्यूस्ड बाय अस, ताकि वो एनवायरनमेंट में जाके वेस्ट ना हो। तो ये हीट लॉस को रोकने के लिए है इंसुलेशन। ठीक है, यहाँ पर हम अलग अलग चीजों को समझेंगे। पहले हम जल्दी से मूव करते हैं, एयर की बात करते हैं। एनवायरनमेंट से जो एयर आ रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस एयर में दो बातें होती है। एक तो इसका टेम्परेचर कम होता है और दूसरा इसमें मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है। तो जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है जब ये फर्नेस में जाती है तो फर्नेस के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती है, या फिर रिड्यूस ना भी करे तो वहां से ये एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेती है, जो कि हम नहीं चाहते। क्योंकि हमारा पर्पस है फर्नेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये सीधे के सीधे वाटर ट्यूब्स को जाए, और ताकि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में काम आए, ना कि एयर में अवेलेबल मॉइस्चर को वेपराइज करने में काम आए, जो कि हमारे काम नहीं आने वाले। सो दैट्स व्हाई वी प्री हीट द एयर। तो ये जो एनवायरनमेंट की एयर है इसको हम सिस्टम में पुश करने के लिए फैन का यूज करते हैं। ठीक है, फैन से हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम फैन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एक थोड़ी इंपॉर्टेंट बात थोड़ा समझ लेते हैं, आप चाहें तो नोट कर लें। तीन चीजें होती है एयर का प्रेशर बढ़ाने के लिए, एक होता है फैन, एक होता है ब्लोअर, और एक होता है कंप्रेशर। आपने तीनों चीजों के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, ब्लोअर के बारे में आपने थोड़ा कम सुना होगा, और मैं आपको जल्दी से बताया था उनका क्या क्या यूज होता है। ठीक है, तो फैन तो आपने सभी ने देखा, अपने घर में यूज करते हैं। ये बहुत ही लाइटली प्रेशर को इंक्रीमेंट करने के काम में आता है। ठीक है, तो जो हमें घर पे हम यूज करते हैं डोमेस्टिक वगैरह, इंडस्ट्रियल पर्पसेस भी होते हैं फैन के, जैसे कि यहाँ पर किया गया है, फैन को यूज किया गया है। तो फैन का जो प्रेशर इंक्रीमेंट होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये 1 बार की एयर को 1.15 और 1.2 1.3 बार तक एक्सटेंड कर देता है। सो वेरी लिटिल इंक्रीमेंट इन द प्रेशर इज डन बाय द विद द हेल्प ऑफ फैन। जब हमें प्रेशर को ज्यादा इंक्रीज करना होता है तो हम ब्लोअर का यूज करते हैं। ब्लोअर कहीं पर आपने इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है ब्लोअर का। बड़े लेवल पे जब आपको एयर का प्रेशर इंक्रीज करना होता है, आपने बहुत चीज, छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि आपने कभी सड़क के किनारे गाड़ियां लोहार वगैरह को देखा हो, वो जब मेटल को रेड हॉट करके वो उससे कुछ और कुल्हाड़ या
चिमटा या कोई और ऐसी चीजें बनाते हैं, वो सरिये को मोड़ के और रेड हॉट करके उससे हथौड़े से पीटते हैं। सो दिस इन दिस प्रोसेस दे यूज कोल टू बर्न दिस। तो कोल वहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए है, और दूसरा एक ब्लोअर होता है जिसको एक कोई लेडी या कोई पर्सन जो है वो रोटेट कर रहा होता है। ओके। वो एक मशीनरी होती है, इसमें फैन की तरह एक पेडल लगा होता है, उसको रोटेट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। सो दिस इज द ब्लोअर। और ब्लोअर की हेल्प से वो थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करते हैं। सो दैट इज द ब्लोअर। और जब हम बहुत हाई प्रेशर इंक्रीज करना चाहते हैं गैसेस का, एयर का, तो अब हम कंप्रेशर्स का यूज करते हैं। ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाले डिवाइस हैं कंप्रेशर्स, और ये बहुत आवाज भी करता है। आपने कभी देखा हो कि अब जब हम पानी का पंप यूज करते हैं तो वो बहुत सारे पानी को वो प्रेशराइज करता है, तब भी उसकी आवाज बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर हम उतना ही प्रेशर इंक्रीज करने वाला तो बात छोड़िए, उसके कंपेयर में 1/10 प्रेशर इंक्रीज करने वाले डिवाइस की भी बात करें, फैन या एग्जॉस्ट फैन या कूलर वगैरह, तो कितनी आवाज करता है वो। सो एयर इज द the working fluid which creates much noise, and because of that तो कंप्रेशर में आप चूंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाला डिवाइस प्रतीत होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पर जो एयर गई उसको हमने प्रीहीट किया, प्रीहीट होने के बाद में ये एयर अब गर्म हो चुकी है, इसमें से मॉइस्चर रिलीज हो चुकी है, ये आ गई यहाँ पे। यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर ये फर्नेस में काम आएगी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ओनली, जहाँ से आपको हीट रिलीज होती है। ग्रेट के ऊपर फ्यूल रखा है, बर्निंग हो रही है, नीचे से हाई प्रेशर में एयर आ रही है, तो ये हवा को ऊपर की ओर लेके जाएगी। अब ये हवा हवा नहीं रही है, अब ये गैस बन चुकी है कंबशन प्रोसेस कंबशन प्रोसेस के बाद में। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ये आपको ट्यूब्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आपने एयर की प्री हीटिंग देख ली इन दी एयर प्री हीटर। नाउ वी टॉक अबाउट दी फीड वाटर हीटर। तो फीड वाटर हीटर में पानी आ रहा है, ये आ, इसका पर्पस क्या होता है कि अगर कहीं पर पानी की कमी हो गई है सिस्टम में, तो ये मेकअप वाटर को ऐड करने के लिए होता है। और अगर ऑलरेडी अवेलेबल है, पानी की कमी नहीं है, तो हम इस टैंक से बात करें, तो अगर कोई नया वाटर आ रहा है तो उसको हम प्री हीट करेंगे। दिस प्री हीटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन दी इकोनोमाइजर। तो अभी हमने पानी को थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर पे ले आए, हल्का सा गर्म कर लिया। इसका बेनिफिट क्या होगा, हमें बॉयलर में अब कम हीट एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फ्लू गैसेस से, वेस्ट गैसेस से ही काम कर लिया। ठीक है। तो इंजीनियरिंग में हम यूजुअली कहते हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, हमें चीज़ों को रिसोर्स बना के यूज़ करना आना चाहिए। तो ये बिल्कुल वही किया गया है। हमारे लिए वेस्ट गैस हो जाती है, लेकिन हमने उसको यूज़ करके एयर को प्रीहीट कर लिया, वाटर को प्रीहीट कर लिया। एयर को प्रीहीट करते हैं एयर प्रीहीटर में, और वाटर को प्रीहीट करते हैं इकोनोमाइजर में। ठीक है। इसके बाद में ये एक टैंक है जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज एंड सेपरेटर ड्रम। नाम में ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पहली बात तो हमने स्टोरेज किया है जो फीड वाटर को लेके आए, दूसरा यहाँ पर हमने सेपरेटर ड्रम। ये सेपरेटर ड्रम का भी काम करता है। सेपरेटर किस में है भाई, क्या सेपरेट कर रहा है, तो ये स्टीम को वाटर से सेपरेट कर रहा है। ठीक है। तो पानी जो यहाँ पे स्टोरेज टैंक में भरा हुआ है वो आता है नीचे, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी ये नीचे आता है। और नीचे आने के बाद में क्या होता है, ये डाउन कोमर से पानी नीचे आ गया, डाउन कोमर में आ गया। डाउन कोमर क्यों कहा गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, अपने आप से आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, इसलिए इसको डाउन कोमर कहा गया है। ठीक है, निचला पोर्शन। यहाँ पर अब जब ये नीचे आ गया तो अपने आप से ऊपर जा नहीं सकता, तो आपको इस पानी को ऊपर भेजने के लिए आपको एक पंप का यूज करना पड़ेगा। द पंप वी यूज टू पंप दिस और टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ वाटर इज नोन एज द सर्कुलेटिंग पंप। ठीक है साहब। तो सर्कुलेटिंग पंप जो है वो इसका प्रेशर इंक्रीज करने के काम में आएगा। अब हमने क्या किया कि सर्कुलेटिंग पंप का यूज करके इसको पानी को ऊपर भेजना चाहा। तो पानी देखो इस तरह से प्रोसेस में ऊपर जा रहा है, ये गया, यूं आया, यूं आया, फिर यूं आके, फिर ये नीचे से आके, फिर ये वापस चला गया। अभी जब इधर गया सर्कुलेटिंग पंप के बाद में, तो यहाँ पर एक पहला टर्म आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिंग हेडर। डिस्ट्रीब्यूटिंग हेडर का मतलब ये है साहब कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली सिंगल एक हम चैनल दिखा रहे हैं, जबकि यहाँ पर एक सिंगल चैनल नहीं होता है, मल्टीपल लिंक्स यहाँ से निकल रहे होते हैं। ठीक है। वो जो मल्टीपल लिंक्स होते हैं वो आपको क्लियर करते हैं कि हमने इसको पानी को मल्टीपल पाइप्स कनेक्टेड होते हैं। तो जो आपको एक पाइप करता हुआ दिख रहा है वो मल्टीपल पाइप्स करते हुए यहाँ से दिखेंगे। तो यहाँ से एक पाइप गया जो कि इधर की ओर मूव कर रहा है, और यहाँ से चला गया ऊपर। ऊपर वाले पोर्शन को हमने बोला इवेपोरेशन हो रहा है। यहाँ पर इवेपोरेशन क्या प्रोसेस होता है,
इवेपोरेशन होता है लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन। तो आप कहेंगे सर ये तो बॉइलिंग होता है। नहीं, एट द टेम्परेचर विच द एट विच द लिक्विड बॉइल्स, दैट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट से पहले या लोअर टेम्परेचर पर ही लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर एक प्रोसेस होता है जो कि आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फ्लू गैसेस हैं वो फ्लू गैसेस वाटर की ट्यूब्स के कांटेक्ट में आई या नहीं आई और कितनी आई। तो यहाँ पर जब ये फ्लू गैसेस वाटर को हीट ट्रांसफर कर पा रही है, दिस इज द कन्वेक्शन। एंड जब ये कन्वेक्शन के थ्रू जब इवेपोरेशन हो रहा है तो इसको हम कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कहते हैं या फिर कन्वेक्टिव इवेपोरेटर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में ओवर वाला पोर्शन है जो कि ये वाला है, मैंने नीचे एक जो रेड गोला बना रखा है। ठीक है, ये है आपका इवेपोरेटर रेडिएंट वाला। रेडिएंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी फर्नेस का मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर। तो टी मैक्स यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको जब आप हीट ट्रांसफर की बात करते हैं आपको एक चीज समझनी पड़ेगी साथ। वो क्या है कि आप जब इसको आपने बचपन में पढ़ा होगा 11th क्लास में जब आपने रेडिएशन चैप्टर पढ़ा था फिजिक्स में, तो आपने वहां पढ़ा होगा E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। यहाँ पे सिग्मा जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन स्टीफन कोफिशिएंट होता है। और जो टी टू द पावर 4 का मतलब क्या होता है, टी जो है एग्जैक्टली डेल्टा टी होता है। और डेल्टा टी का मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस। जिन दो चीजों के बीच में आप हीट ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं उनका टेम्परेचर डिफरेंस जो है उसकी पावर 4 होती है। तो अगर मान लीजिए 100 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस हुआ यहाँ पर, तो ये कितना तेजी से हीट ट्रांसफर करेगा इसको हम समझ सकते हैं। बिकॉज बेस इज सेम, पावर्स विल एड अप, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 8, इतना फास्टली हीट ट्रांसफर होगा, 10 की घात 8 गुना। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर रेडिएशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो रेडिएशन के लिए आपने ट्यूब्स को नीचे रखा है, तो पहले कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हुआ, उसके बाद में रेडिएटिव हीट ट्रांसफर हुआ, देन इट बैक टू दी स्टीम सेपरेटर ड्रम। ये सेपरेटर ड्रम क्या कर रहा है, अज्यूम करते हैं 80% स्टीम बन गई थी, 20% अभी वाटर में ही था। तो 20% जो वाटर था वो इस वाटर के साथ में मिक्स हो जाएगा और वापस से इसी प्रोसेस को रन करेगा। जो 80% स्टीम है वो अब यहाँ पर है वो इधर से मूव करेगी और वो अब सुपर हीटर में मूव करेगी साहब। ये जो ऊपर वाले ट्यूब्स है सुपर हीटर में मूव करके चली जाएगी मेन स्टीम। अब ये वही स्टीम स्टॉप वाल्व से चली जाएगी टरबाइन में। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इस बॉयलर में नो डाउट थोड़ा बहुत प्रेशर ज्यादा था, लेकिन अगर इन्होंने इसमें एक बात देखी कि स्टीम सेपरेटर जो है वो हमारा सिस्टम को थोड़ा बल्कि बना रहा है, तो क्या हम इस स्टीम सेपरेटर को हटा सकते हैं? तो अगर प्रेशर को हम थोड़ा बढ़ा दें, अच्छे खासे अमाउंट में अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें, तो डेफिनेटली ये आपके स्टीम स्टोरेज टैंक को यहाँ से हटा देगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको रिमूव किया। और जो हमारा नेक्स्ट बॉयलर है वो है बेंसन बॉयलर, जो कि वेरी हाई प्रेशर बॉयलर है। ये 200 बार से ऊपर भी काम आता है। तो 200 से लेके 250 बार तक आपको ये इस रेंज में काम करता हुआ मिलता है। तो दिस इज द वेरी वन ऑफ द वेरी फाइन बॉयलर। ठीक है, इसकी प्रेशर रेंज बहुत ज़्यादा होती है। इसमें बिल्कुल वही है साहब, इसमें देखो आपने बेंशन बॉयलर में एनवायरनमेंट की हवा आ रही थी। देखो इस फिगर में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पर अप्लाई किया है। उसका रीज़न है कि यहाँ पे कलर कोडिंग कर रखी है। तो देखो ये ब्लू कलर की एयर एनवायरनमेंट में आ रही है, ठंडक को रिप्रेजेंट कर रही है, लो टेम्परेचर को। जब ये जा रही तो ये रेड हो चुकी है। जब ये रेड हो चुकी है इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो आने वाली एयर थी काफ़ी ठंडी थी और जाने वाली एयर काफ़ी गर्म। अब यहाँ से फिर भी आपको गर्म हो ना हो, थोड़ी बहुत गर्म होगी ब्लोअर की वजह से। यहाँ पर हमने फैन यूज नहीं किया, ब्लोअर यूज किया। मैंने आपको पहले ही बताया ब्लोअर प्रेशर को ज्यादा इंक्रीज करने के काम में आता है। ओके, तो यहाँ से आपने ब्लोअर यूज किया, ब्लोअर जा रहा है यहाँ से एयर प्री हीटर से पास हो रहा है और बहुत गर्म होने के बाद में हवा को हमने कंबशन चैम्बर में भेज दिया जो कि आपकी फर्नेस है। तो आपको ये एयर का सिस्टम तो समझ में आ गया है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट दी वाटर। ये टैंक से कहीं से डैम या टैंक या रिवर या पॉन्ड से आपने पानी लिया, उसको आपने फीड पंप से डायरेक्टली यहीं पर पंप कर दिया। प्रीवियस फिगर में आपने क्या किया था, पंप का यूज यहाँ पर किया था सर्कुलेटिंग पंप में, स्टोरेज टैंक के बाद में। अभी हम डायरेक्टली यहीं पर पंप का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पानी को कहीं रोकेंगे ही नहीं, लगातार पानी प्रवाहित होता रहेगा और इसी दौरान वो कम्प्लीटली वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
ओके, तो यहाँ से आपने देखा कि फीड पंप से जो पानी आ रहा है वो पहले इकोनॉमी में पास हुआ, इसकी वाटर की प्री हीटिंग हो गई, इट वेंट टू दी फर्नेस, फर्नेस में सॉरी फर्नेस का सॉरी ये फर्नेस के नजदीक वाले पोर्शन में, हाईएस्ट टेम्परेचर वाले पोर्शन में गया। यहाँ पर सबसे पहले हमने इसका रेडिएंट इवेपोरेटर में इसको पास कर दिया। ये रेडिएंट इवेपोरेटर में जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी यहाँ से गेन कर लेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है यही सबसे बड़ा गेम प्ले करता है। इसके बाद में हमने इसको भेजा कन्वेक्टिव इवेपोरेटर में। कन्वेक्टिव इवेपोरेटर में जो बचा कुचा वाटर था वो भी स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अब ये चूंकि सारा स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर पानी को कहीं रोकना ही नहीं है, लगातार पानी जो है मूव कर रहा है इस पंप के बाद में, पहले इकोनोमाइजर में फिर रेडिएंट, बाद में सुपर हीटर की हम बात कर रहे हैं। तो सुपर हीटर में जो बचा कुचा स्टीम वाटर है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरी बात जो स्टीम बन चुकी है वो अब सुपर हीटेड स्टीम बन जाएगी। ठीक है, एंड इट गोज टू दी सुपर हीटेड स्टीम टू दी प्राइम मूवर। अब ये आप कहेंगे साहब ये प्राइम मूवर क्या है, तो प्राइम मूवर इज नथिंग बट द टरबाइन। टरबाइन को ही हम प्राइम मूवर कहते हैं, क्योंकि सिस्टम में जो मेन मूविंग सिस्टम है वो आपका टरबाइन ही है, मेन मूविंग डिवाइस। और जो दूसरा स्टार्टिंग वेल्व्स के लिए भी आप जा सकते हैं, कोई और यूज अगर आपको करना हो इस स्टीम का, तो आप स्टार्टिंग वेल्व्स में जाके भी इस स्टीम को रिलीज कर सकते हैं। हाई प्रेशर बॉयलर्स एडवांटेजेस। अब देखो ये जो हाई प्रेशर बॉयलर्स है इनको थोड़ा समझते हैं कि हमने हाई प्रेशर बॉयलर लिया क्यों। वैसे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, जब मैंने आपको बेंसन बॉयलर बताया तो इसमें कई सारे एडवांटेजेस आपको समझ में आए होंगे। जल्दी से मूव करते हैं और समझते चलते हैं इसको कि हाई प्रेशर बॉयलर्स में क्या एडवांटेज होते हैं। तो हाई प्रेशर बॉयलर्स यूज दी फोर्स्ड सर्कुलेशन। अब ये फोर्स्ड सर्कुलेशन क्या होता है, फोर्स्ड सर्कुलेशन ऑफ वाटर कब होगा, जब एयर नॉर्मल तरीके से आ रही थी दरवाजे से, बहुत स्लो आ रही थी, उसका प्रेशर बहुत था, हमने फैन लगा दिया, ब्लोअर लगा दिया, तो अब फास्टली आएगी, पुश करके आएगी, अच्छा खासा प्रेशर बढ़ा के आएगी। तो वैसे ही हमने जो वाटर के मूवमेंट के लिए भी पहले नेचुरल वे से आ रहा था, स्लोली आ रहा था, हमने पंप का यूज कर लिया। ठीक है, दौड़ के पानी आएगा। तो ये फोर्स्ड सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि कोई आपको जब पुश कर रहा हो, व्हेन समबडी इज पुशिंग यू, तो वाटर विच एंश्योर्स द पॉजिटिव सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड इंक्रीज्ड इवेपोरेटिव कैपेसिटी। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हैं सर प्रेशर ज्यादा होने पर तो गड़बड़ हो जाती है, तो लिटिल प्रेशर इज गुड। ओके, सो विच एंश्योर्स द पॉजिटिव सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड इंक्रीज इवेपोरेटिव कैपेसिटी। तो हम फोर्स सर्कुलेशन जब कर रहे हैं तो एयर और वाटर दोनों के केस में हमें बेनिफिशियल हो रहा है। दे रिक्वायर लेस हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये क्या है, तो इसका थोड़ा सा इसको समझते हैं साहब। लेस हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब समझिए, पहले समझिए कि वेपराइजेशन क्या होता है। वेपराइजेशन होता है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, वेपराइजेशन। फिर लेस हीट का मतलब क्या है कि ये कम हीट में ही, मतलब अज्यूम करते हैं कि नॉर्मल प्रेशर के ऊपर जो अज्यूम करते हैं कि इसको 10 किलो जूल एनर्जी की जरूरत होती है वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को। तो अगर आपका 10 किलो जूल की बजाय अज्यूम करते हैं कि 2 किलो जूल एनर्जी के द्वारा ही अगर आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो आप कहेंगे ना कि ये फायदे का सौदा है। तो ऐसा क्यों हो पा रहा, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। ठीक है, दे आर कॉम्पैक्ट एंड दस रिक्वायर लेस फ्लोर स्पेस। ये काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, तो इनको जमीन की जगह काफी कम चाहिए होती है। तो आप उतनी ही जगह में, जितनी जगह में आपका लोकोमोटिव बॉयलर और बैबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर था, उतनी जगह में आप दो तीन बॉयलर यहाँ पर ये अटैच कर सकते हैं। So this is the benefit. Due to high velocity of water, the tendency of scale formation is minimized. देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर पानी ठहर जाता है तो हम बोलते हैं कि उसके पल्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, पानी जब ठहर गया तो क्या हो गया कि जो भी उसमें सेडिमेंटेशन वगैरह जो है वो स्लो हो जाएगा, वो होता रहेगा, कोई भी मिक्सिंग इम्प्योरिटी है तो वो फ्लो नहीं कर पाएगी, वो वहीं पे एक्यूमुलेट होती जाएगी। जबकि अगर पानी बहता जाता है तो क्या होता है, वो मूव ऑन करती रहती है और वो सेडिमेंट होके और वो सेपरेट हो जाती है, साइड में चली जाती है। तो वो वैसे ही यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाई वेलोसिटी जो है पानी की, उसकी वजह से क्या होता है कि अगर बाई चांस थोड़ा बहुत, बाई चांस की वजह से बहुत अच्छे खासे अमाउंट में कोरोजन होता है, तो जो भी कोरोजन होगा वो क्या होगा कि दीवारों को चोक नहीं करेगा, ऑल यूनिफॉर्मली हीटेड एंड द डेंजर ऑफ ओवर हीटिंग इज मिनिमाइज्ड। ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम ज्यादातर कब होती है, जब आपके एक पार्ट में बहुत भयंकर गर्मी हो गई, दूसरा जो है वो कम गर्म हो पा रहा है, और कम गर्म की वजह से आपको यहाँ पर ज्यादा हीट करना पड़ रहा है क्योंकि ये फर्नेस यहाँ पर लगी हुई है।
तो पहले यहाँ पर हीट आती है, उसके बाद में यहाँ पर पहुँचती है, और हाँ, यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए आपको यहाँ पर ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। तो ये ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हमारे वाले केस में क्या है साहब, ये पूरा का पूरा सारा का सारा ज़ोन ही जो है वो कॉन्स्टेंटली और पूरा का पूरा एक साथ हीट हो रहा है। तो ओवर हीटिंग वाला चक्कर नहीं है कि एक पार्ट ज़्यादा गर्म हो गया, एक पार्ट थोड़ा कम गर्म हुआ है। द स्टीम कैन बी रेज्ड क्विकली टू मीट द वेरिएबल लोड रिक्वायर रिक्वायरमेंट्स विदाउट द यूज़ ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल डिवाइसेस। स्टीम जो है हम उसको आसानी से यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। रेगुलेटर्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर कंपेरेटिवली कम होती है बिकॉज ऑफ दी हाई प्रेशर बॉयलर। तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपने आप से ही स्टीम जो है फास्टली मूव करती है। द प्लांट एफिशिएंसी इज इंक्रीज, काफ़ी अच्छी खासी एफिशिएंसी हमको मिलती है एटा। तो विद द यूज ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर द स्टीम जनरेशन इज इकोनॉमिकल। ये हमने पहले भी कहा, एफिशिएंसी अच्छी तो इकोनॉमिकल होगा ही होगा। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम बॉयलर्स की, हम बात करते हैं। यहाँ पर ये सारे के सारे पॉइंट पढ़ लो। बहुत ही क्लियरली और इजी सी बात लिखी है कि यहाँ पर यूज एंड एप्लीकेशन है, अलग अलग ट्यूब्स कंटेंट्स, और ये इन अलग अलग पॉइंट्स की वजह से हम अलग अलग टाइप का बॉयलर यूज करना पसंद करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कब कौन सा बॉयलर। तो यूज ऑफ एप्लीकेशन साहब, तो ये बोलता है कि स्टेशनरी बॉयलर और मोबाइल बॉयलर। हमें मान लीजिए कि आपको एक ऐसा बॉयलर प्रोड्यूस करना है जो कि आपकी किसी गाड़ी में ऐड किया जा सके, लोकोमोटिव बॉयलर टाइप का हो, तो हम अलग बॉयलर यूज करेंगे। ठीक है। तो मोबाइल बॉयलर्स की हम बात करेंगे, ये लोकोमोटिव बॉयलर में आपको यूज होते हैं। जबकि स्टेशनरी बॉयलर्स, मैक्सिमम बॉयलर्स आपके स्टेशनरी बॉयलर्स होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, पावर प्लांट्स वगैरह में काम में आते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में काम में आते हैं। ठीक है। तो वाटर ट्यूब बॉयलर जो है वो क्या होते हैं कि इनके अंदर पानी मूव कर रहा होता है जो कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। जबकि हम फायर फायर ट्यूब बॉयलर्स की जब हम बात करते हैं तो ये स्मोक ट्यूब्स होती है। ठीक है। तो फायर ट्यूब बॉयलर्स में एग्जैक्टली क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो, पानी को गर्म करने का दो तरीका है। देखो, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। ठीक है। वाटर को स्टीम में करना है, कैसे भी करो, ट्यूब के अंदर रखो या ट्यूब के अंदर गर्म हवा रखो। ट्यूब के अंदर जब पानी रखते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट होकर ट्यूब में ही रहता है। और जब हम ट्यूब के अंदर फ्लू गैसेस को भर देते हैं और उसके आसपास जो है वो पानी है, तो फिर वो फायर ट्यूब बॉयलर्स कहलाते हैं। तो हॉट गैसेस पास थ्रू दी ट्यूब्स विच आर सराउंडेड बाय दी वाटर। ठीक है। ऐसा कब होता है, आपने कभी गीजर वगैरह में देखा हो, अज्यूम करते हैं आपके घर में जो गीजर लगा हुआ है वो 40 लीटर का है। तो 40 लीटर के गीजर के अंदर ये जो कॉइल्स कभी आपने खुला हुआ देखा तो ऐसा कुछ होता है। ये कॉइल्स है, यहाँ से करंट आ रही है और ये इधर की ओर मूव कर रही है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक कॉइल्स का यूज ना करूँ और ट्यूब्स बना दूँ, तो मैंने ट्यूब्स को मूव किया और ऐसा बना दिया। और ट्यूब्स के अंदर मैंने क्या किया, बाहर कहीं कोयला जला दिया, लकड़ी जला दी, और उसके जो धुआं आ रहा है मैंने उसमें भर दिया। यहाँ से गर्म हवा आएगी, फ्लू गैसेज, और यहाँ से मूव करेगी, इसके आसपास का जो पानी है वो गर्म होता जाएगा। सो दिस इज द फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा वो वाटर ट्यूब है, ये वाला फायर ट्यूब हो गया। नॉट अ बिग डील। नाउ वी टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ ड्रम। आपका ड्रम कैसे रखा हुआ है। तो जब आपका जो बॉयलर ड्रम है वो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो ये हॉरिजॉन्टल बॉयलर्स हो गए, और अगर वर्टिकल ड्रम रखा हुआ है तो ये वर्टिकल बॉयलर्स हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखे, ढंग से पढ़ लेना। पोजीशन ऑफ द फर्नेस। फर्नेस कहाँ पे रखिए, कैसे रखिए। तो भाई साहब ये इंटरनल, अगर आपके बॉयलर के अंदर रखी हुई तो इंटरनली फायर्ड बॉयलर है। बॉयलर के बाहर रखिए तो ये एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर है। ठीक है। तो ये नाम से समझ में आ रहा है, ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द फ्यूल कौन सा यूज़ किया है। तो आपने कोल यूज़ किया है या ऑयल यूज़ किया है या गैस यूज़ किया है, तो उस बेस पे ये टाइप ऑफ फ्यूल यूज़ पे भी आप बॉयलर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज दी कैपेसिटी। लो कैपेसिटी, मीडियम तथा हाई कैपेसिटी। ये रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 1000 किलोग्राम पर आवर और स्टीम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये लो कैपेसिटी का है। 1000 से 10,000 है तो मीडियम, और 10,000 किलोग्राम पर आवर स्टीम क्रिएट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो ये हाई कैपेसिटी बॉयलर है। प्रेशर रेटिंग, जिसको हमने पहले भी काफ़ी डिस्कस कर लिया है। लो प्रेशर अप टू 10 बार, 10 to 30 वाले मीडियम, और 30 बार प्रेशर से ऊपर वाले हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं। बैंसन बॉयलर हमारा बहुत ज़्यादा हाई रेंज में है, 200 से 250 बार की रेंज में आता है। ठीक है साहब। ओके, नंबर ऑफ ट्यूब्स की बात करते हैं। अगर एक ही ट्यूब लेंगे तो ये सिंगल ट्यूब बॉयलर हो गया। मल्टी ट्यूब बॉयलर, अलग अलग ट्यूब लेंगे तो ये मल्टी ट्यूब बॉयलर हो गया। सिंपल हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करने के लिए हम ट्यूब्स का नंबर बढ़ा देते हैं तो हमारा मल्टी ट्यूब बॉयलर हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं।
नेक्स्ट वन इज द मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन। आप पानी को कैसे सर्कुलेट कर रहे हैं, अपने आप से दौड़ रहा है या फिर कुत्ते पीछे छोड़े, तो कुत्ते पीछे छोड़े तो फोर्स सर्कुलेशन हो गया, अपने आप से दौड़ा तो ये नेचुरल कन्वेक्शन हो गया। ठीक है, आगे डिस्कशन करते हैं और डिफरेंस की बात करते हैं हम फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में। अब जल्दी जल्दी इनको समझते जाओ, ये बहुत आसान है। फायर ट्यूब बॉयलर्स में क्या होता है, इन फायर ट्यूब बॉयलर्स हॉट फ्लू गैसेस पास थ्रू द ट्यूब्स एंड वाटर सराउंड देम, जबकि यहाँ पर उल्टा है, पानी जो है ट्यूब के अंदर होता है और फ्लू गैसेस सराउंड देम। दीज आर ऑपरेटेड एट लो प्रेशर अप टू 20 बार, ये कम प्रेशर पर ही काम आते हैं साहब, जबकि ये हाई प्रेशर पे और बहुत हाई प्रेशर पे भी काम आते हैं, अप टू 250 बार क्रिटिकल बॉयलर्स के लिए। तो मैनसन बॉयलर इज वन ऑफ द क्रिटिकल बॉयलर, क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर। ठीक है। So the rate of steam generation and quality rate of steam generation and quality of steam are very low। ये क्वालिटी ऑफ स्टीम क्या होती है हम आपको बाद में। So the rate of steam generation and quality of steam are better and suitable for power generation here। ये काफी अच्छे होते हैं, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टीम अच्छी होती है। ये क्वालिटी ऑफ स्टीम क्या टर्म है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। लोड फ्लक्चुएशन कैन नॉट बी हैंडल्ड। यहाँ पर फ्लक्चुएशन ऑफ लोड का मतलब क्या है कि भाई साहब कभी आपको कम स्टीम चाहिए, कब ज्यादा चाहिए, एकदम से इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है, इसको हम फायर ट्यूब बॉयलर में आसानी से हैंडल नहीं कर पाते हैं, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर्स में हम आसानी से हैंडल कर लेते हैं। इट रिक्वायर्स मोर फ्लो एरिया फॉर अ गिवन आउटपुट, जबकि यहाँ पर फ्लोर एरिया की रिक्वायरमेंट कम होती है। हमने पढ़ा बेंसन बॉयलर इज अ वेरी गुड एग्जांपल। दीज आर बल्की एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, ये बड़े होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं होता है, जबकि छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, वेट जो है थोड़ा कम होता है। ठीक है। एफिशिएंसी यहाँ पे 75% के आसपास होती है, यहाँ पर 90% तक होती है। वेरी गुड। वाटर डज नॉट सर्कुलेट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वाटर का जो फ्लो है ऐसा नहीं है कि आपकी ट्यूब्स के, क्योंकि ये जो फायर ट्यूब है तो फायर ट्यूब में क्या है कि ये ट्यूब्स ऐसे हैं, अब पानी इधर ही इधर मूव करेगा जरूरी नहीं है, पानी हो सकता है यहाँ से बाईपास करके भी निकल रहा हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वाटर का जो डायरेक्शन है वो वेल डिफाइंड होता है, यहाँ पर फ्लू गैसेस का डायरेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव को कहा गया, नेगेटिव को नहीं कहा गया, ध्यान रखें। द ड्रम साइज इज लार्ज एंड डैमेज कॉज्ड बाय बस्टिंग इज लार्ज। यहाँ पर वाटर ट्यूब इज, इफ एनी वाटर ट्यूब इज डैमेज्ड इट कैन बी इजिली रिप्लेस्ड, क्योंकि अगर फ्लू गैसेस की ट्यूब लीक हुई तो वो उसको हम आसानी से क्योर नहीं कर सकते और पानी अंदर घुस जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है। और उसको मैनेज करना कंपेरेटिवली मुश्किल होता है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर वाली फ्लू गैसेस को कंटेन करती है। इट रिक्वायर्स मोर फ्लोर एरिया फॉर गिवन आउटपुट, जबकि इसमें फ्लोर एरिया कम होता है। ये वाले अपने लामोंट बॉयलर, बंसन बॉयलर, ये वाले अपना बैबकॉक, विलकॉक, सेलो, कुमाटिवा वगैरह।